इतिहासकार इरफान हबीब बोले, सरकार एनसीईआरटी को हथियार बनाकर सिलेबस कर रही है चेंज। अमित शाह बदलें अपना नाम। शाह है फारसी का शब्द, संस्कृत, हिंदी या अरबी का नहीं है शब्द। पहले अपना नाम फिर बदलें मुस्लिम जगहों का नाम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवं इतिहास की परख रखने वाले इतिहासकार इरफान हबीब एनसीईआरटी की किताबों से इतिहास के साथ हो रही छेड़छाड़ को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह अपना नाम क्यों नहीं बदलते। शाह फारसी शब्द है, ये संस्कृत, हिंदी या अरबी शब्द नहीं है। अमित शाह को अपना नाम बदलना चाहिए, उसके बाद पूरी जगह का नाम बदलें। उन्होंने कहा कि जब अमित शाह का नाम उस कल्चर से जुड़ा है तो फिर अमित शाह मुसलमानों को दीमक क्यों कहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूजीसी के चेयरमैन बीजेपी से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, जिसके चलते यूजीसी के सिलेबस से अलाउद्दीन की प्राइस पॉलिसी को गायब कर दिया गया। प्राइस पॉलिसी मुसलमानों को प्रभावित नहीं करती थी, बल्कि किसानों और बाजार पर भी असर करती थी। उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक पॉलिसी को भी सिलेबस से निकाल दिया गया है। कबीर अबुल फजल को भी सिलेबस से निकाल दिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस देश के इतिहास से छेड़छाड़ और उस पर हो रहे हमलों से काफ़ी चिंतित है। इसको देखते हुए भारतीय इतिहास कांग्रेस ने असेंसिंग आवर पास्ट हिस्ट्री नाम से एक मुहिम चलाई हुई है, जिसके अंतर्गत आज देश के सुप्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब की पहल पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में इतिहास कांग्रेस के पदाधिकारी नदीम रिजवी ने कहा कि वर्तमान समय में जैसे प्राचीन इतिहास को खंगाला जा रहा है, उसमें अपनी विचारधारा रखने की कोशिश की जा रही है। भारत गंगा जमुनी तहजीब का देश है और उसको सहज मिटाया नहीं जा सकता है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर इरफान साहब ने कहा कि वर्तमान समय में देश के प्राचीन इतिहास में बदलाव किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आर्य भारत में ही जन्मे थे, उसके अलावा वह कहीं नहीं पाए जाते, जबकि वास्तविकता है कि आर्य पूरे विश्व में फैले हुए हैं, जहां सभ्यता मौजूद है। इसी प्रकार देश के मौजूदा प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है कि वर्ष 2014 में पहले इस देश में कुछ नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ है वर्ष 2014 के बाद हुआ है और इसको इतिहास बनाना चाहते हैं। इरफान हबीब पूछते हैं कि वे किस आधार पर देश की मौजूदा स्थिति को कैसे अपना इतिहास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वे अपने मंसूबों में सफल होते नहीं दिख रहे हैं तो उन्होंने इस काम के लिए सरकारी स्वामित्व वाले पब्लिशिंग हाउस एनसीईआरटी को अपना हथियार बनाकर पाठ्यक्रमों में परिवर्तन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी के सिलेबस से अलाउद्दीन की प्राइस पॉलिसी को गायब कर दिया गया। प्राइस पॉलिसी मुसलमानों को प्रभावित नहीं करती थी, बल्कि किसानों, लगान और बाजार पर भी असर करती थी। उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक पॉलिसी को भी सिलेबस से निकाल दिया है। कबीर अबुल फजल को भी सिलेबस से निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि यूजीसी के चेयरमैन बीजेपी से ट्रेनिंग लेकर आए। उन्होंने मुसलमानों से जुड़े स्थानों के नाम बदले जाने पर कहा कि अमित शाह अपना नाम क्यों नहीं बदलते। शाह फारसी शब्द है, ये संस्कृत, हिंदी या अरबी शब्द नहीं है। उन्होंने कहा अमित शाह को अपना नाम बदलना चाहिए, फिर दूसरी जगह का नाम बदलें। उन्होंने कहा कि जब अमित शाह का नाम है उस कल्चर से जुड़ा है तो फिर मुसलमानों को दीमक क्यों कहते हैं। नाम बदलने का चलना है, बहुत सुना है नाम बदल दो, गूगल से आ गया। अभी अब पता नहीं क्या है कि हो गया, समझे आगरा को जो अरबी लफ्ज़ है, हालांकि आप होता ही नहीं। अब उसका नाम बदलने के लिए लगे कि पता नहीं आपने अखबारों को फॉलो किया ही नहीं। 2 साल पे बहुत मुहिम थी और अपना ये दिया गया आगरा यूनिवर्सिटी को कि आपको ये नाम आगरा का, मतलब इतने जाहिल हैं कि समझते हैं आगरा को अरबी या फारसी का लफ्ज़ है, जब गाफ अरबी में होता ही नहीं। तो इन्होंने हिस्ट्री से पूरी कोशिश की है कि मुगलों को हटाया जाए। हमें सिर्फ इसके लिए ये कभी मैंने शुरू किया है कि हटाया जाए। नदीम साहब ने उसकी तफसील से उसका जिक्र किया कि मुझे रिपीट करने की कोई नहीं है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के सिलेबस पर बताना चाहता हूँ। उस सिलेबस में अलाउद्दीन की प्राइस पॉलिसी है। भाई प्राइसेस जो होती थी, कीमत वो सिर्फ मुसलमानों पर थोड़ी इफेक्ट करती थी, वो तो किसानों पर भी इफेक्ट करती थी, लगान पे भी इफेक्ट करती थी, बाजार पे भी इफेक्ट करती थी। अभी कोई प्राइसेस हो तो उससे सिर्फ मोदी जी को थोड़ा ही नुकसान या फायदा होगा, सभी को होगा। तो आपने इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी भी निकाल दी सिलेबस, जो हमेशा तीसरी। आपने जो अर्बन डेवलपमेंट हुआ जिस पर आसामी और आर एस शर्मा ने कमेंट किया था, वो भी निकाल दिया, जो अब यूजीसी ने सिलेबस दिया कि ये बनाना।
आपने कबीर को लिखा, कबीर का कोई लेख नहीं। और ये कहना कि आपने उस साइंस को और उस शायरी को और उस फिलॉसफी को जो फारसी में आई, अभी मेरे दोस्त बहुत खिलाफ होंगे, इसके दफा होंगे, मैंने एक मजमून लिखा है रीजन वर्सेस रिलीजन इन मीडिया इन इंडिया। बहरहाल वो सही हो या गलत हो, सच्ची बात तो यह है कि इतनी ज़्यादा फिलॉसफी की चीज़ें आपको हिंदुस्तान की तारीख में पहले नहीं मिली। रीजन जो हिंदुस्तानियों ने फारसी में लिखी, तो अब आज अंग्रेजी में लिख रहा है, तो क्या वो हिंदुस्तानी नहीं रहे क्योंकि अंग्रेजी में लिखते हैं? तो वो पूरा कल्चर, वो पूरा लिटरेचर हमारी तारीख से अंग्रेजी में बात कर। मुगल पीरियड में अकबर आया, अशोक पर भी एक तरह से कमेंट करेंगे ये क्या कहें, ये कहीं नहीं लिखा है कि राइटिंग जो है अशोक से आई। आप नाम अशोक करके आपको बन दे दिया, राइटिंग दे दिए, आप उसका रिसर्च करते हैं रिलीजियस टॉलरेशन का दिया। आपको चाहिए कि रॉ एडिक्स साहब बार बार पढ़ें, शाह साहब और मोदी साहब जो अशोक ने रिलीजियस टॉलरेंस के लिए छोड़ा है और एक कॉमी से पढ़ना चाहिए, वो एक्सटर्नल है उसका मैसेज। तो आप उसको एक तरफ रखते हैं, अगर आप निकाल लेते हैं रेगुलर के लिए कोई चीज़ नहीं है। अबुल फजल का पहला ये इमाम रशीद की बात करते हैं इतनी नहीं है कि पहला इतना मेजर स्टैटिस्टिकल वर्क दुनिया में विफलता है, इतने बड़े स्टेट स्टेटिस्टिक्स के जमाई नहीं हुए उस वक्त। तो आपको ये भी नहीं है कि हमारी तारीख हमारा हमें फर्क या उसका नाम भी गायब करते हैं। तो जो यूजीसी के सिलेबस तैयार है वो आप जरूर देखिए, और जो अब चेयरमैन यूजीसी के हैं वो तो बीजेपी के उससे आए हैं ट्रेनिंग से, जेएनयू में जो मैं तमाशे के मालूम हूँ, और भी वो उसी टाइप की चीज़ें इशू कर रहे हैं यूजीसी। अब जब नेशनल हमारी आज़ादी की तरह तो कमाल की बात नहीं। हालांकि सावरकर की पहली किताब इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नेशनल मूवमेंट के लिए बहुत अहम किताब थी, उसमें बहुत सी चीज़ें गलत थी, लेकिन पहली दफ़ा किसी हिंदुस्तानी ने जम के अंग्रेजों के खिलाफ लिखा 1857 में। किसी ने बाहर जाके कहा कि हिंदुस्तान से हम आए हैं सब, लेकिन यूजीसी ने जो सिलेबस ये प्रेस्क्राइब किया, आपको ये नहीं है आर्या प्रॉब्लम हो डिस्कस नहीं, ये साबित कीजिए कि आर्या भारत में सबसे पहले से बाहर से नहीं आए, यहीं पैदा हुए, दुनिया भर को सिविलाइज कोई झूठ का अगर बोले ये भी नहीं शर्म आती है कि तुम्हारे डेमोक्रेसी। दूसरी चीज़ आप मोदी जी से सुन लीजिए, वो भी बड़े भारत इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत नहीं से निकली है राजा थे, कोई पार्लियामेंट नहीं थी, उसमें कोई पार्लियामेंट नहीं थी, कहीं इलेक्शन नहीं था, ऋग्वेद में कास्ट सिस्टम है किताब में। ये नहीं कहता वो कोई ऐसी चीज़ है दुनिया में नहीं किया जगह क्लास दुनिया मुसलमानों में आज़ाद और गुलाम का इतना फर्क था कि आज़ाद मैं नहीं कर सकती तो कहाँ ले जाओगे, अनुस्मृति को कहाँ ले जाओगे, अर्थशास्त्र को ले जाओगे और पहले ऐसे कहाँ ले जाओगे।
तो ये सब किताबें हैं जो सामने हैं। कभी ये तो बताइए कि जमहूरियत के लिए संस्कृत का लफ्ज़ कौन सा है, प्राकृत का कौन सा लफ्ज़ है? तो दुनिया भर में आप कहाए वहाँ के जो रूलर्स हैं वो इसलिए अंदर तो मुस्कुराए होंगे कि नहीं ग्रीस हिस्ट्री नहीं आती, कि महर्षि का जिक्र और उसको क्रिटिसिज्म तो प्लेटो और एरिस्टोटल में मिलता है, ये यहाँ भारत में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है जो खामखा चल रहा है। और प्रूफ क्या है कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने कहा है, कहने से क्या होता है कि साबित करने से होता है। तो ये बहुत ही ऐसे प्रूफ है, वैसे बहुत खतरनाक चीज़ है। अब आप आइए कास्ट सिस्टम पर, यूजीसी के सिलेबस में एंशिएंट इंडिया में कास्ट सिस्टम निकाले गए। कोई एंशिएंट इंडिया का पढ़ने वाला ये मालूम उसे नहीं होगा कि गौतम बुद्ध के ज़माने में डायलॉग मशहूर है। और फिर चाहिए कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य और कौटिल्य की तो बड़ी तारीफ होती है। और फिर मंच कास्ट सिस्टम भाई किसान इसलिए शुद्ध हैं कि जब वो हल चलाते हैं तो कीड़े मर जाते हैं। शुद्ध राजा नहीं हो सकते, अगर कोई अछूत ब्राह्मण छूले उसे मार देना चाहिए। आप ये बताइए, मैं नहीं कहता कि और मुल्कों में ये नहीं था, हर मुल्क में हो। अगर कोई मुसलमान ये समझता है कि मसावात थी तो गलत है इस्लाम। आप देख लीजिए गुलामों की शिक्षा है, तो उसमें आप थ्योलॉजी देख लीजिए, शरीयत देख लीजिए। हिंदुस्तान की यकीनन पहली सल्तनत में गुलामी बढ़ी क्योंकि इस्लामिक सिस्टम में गुलामी बढ़। किसी भी मुल्क का ये कहना कि हम डेमोक्रेसी मौजूद थी, हम तो बड़े ज़माने में, एक मुल्क जरूर है जिसे हक है, वो यूनान। उससे अरबों ने भी सीखा फिलॉसफी और साइंस, उससे संस्कृति ने भी एंशिएंट इंडिया में भी सीखा। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।